मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है, क्योंकि अब इस संघर्ष में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम और अपने सैनिक भेज दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ सऊदी के साथ खड़ा हो गया है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है? हालांकि पूरा मिडिल ईस्ट अभी भी इस जंग में जूझ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की एंट्री इसमें होती है तो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में हमें एक बड़ी वॉर देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में अभी ये जो खबर सामने आ रही है, इसमें हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट का नया भू राजनीतिक कदम आखिर क्या है। अब देखिए, पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगर किसी भी कंट्री के द्वारा पाकिस्तान या सऊदी, इन दोनों में से किसी एक पर अटैक किया जाता है तो इट मीन्स कि दोनों पर ही अटैक माना जाएगा। इसी वजह से अब जो पाकिस्तान है वो सऊदी के बचाने के लिए उसका साथ देने जा रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, सैनिक और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है सऊदी में तैनात कर दिया है। और ये जो सैनिक एयर डिफेंस सिस्टम पूरा सिस्टम तैनात किया है, ये ईरान के खिलाफ कार्य करेगा। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच एक ये बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिकों को सऊदी अरब में भेजना शुरू किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब ईरान को यह भी लगेगा कि पाकिस्तान जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो इट मीन्स ईरान जो है अब पाकिस्तान पर भी डायरेक्टली अटैक शुरू कर सकता है। अब देखिए, सुरक्षा का कारण क्या है? ईरान और इसराइल का संघर्ष अभी जो चल रहा है, उसी के चलते ये संघर्ष का ये मतलब ये जो संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसी के चलते ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब को क्या डर है? युद्ध फैलने पर तेल प्रतिष्ठान यानी कि जितने भी ऑयल इंस्टॉलेशन है और जितने भी सैनिक ठिकाने हैं, उन सभी पर मिसाइल या फिर ड्रोन हमले हो सकते हैं। इसी वजह से सऊदी ने अब पाकिस्तान को या तो खुद न्योता भेजा है, या फिर पाकिस्तान उसी डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी की हेल्प करने के लिए वहां पर मौजूद हो चुका है। एक पुरानी और मजबूत सैन्य साझेदारी इन दोनों देशों के बीच है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य संबंध काफी पुराने हैं और काफी मजबूत भी माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना पहले भी ट्रेनिंग और सुरक्षा सहयोग के लिए वहां पर तैनात रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, पूरे विश्व में प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वहां पर क्षेत्रीय संकट यानी कि रीजनल क्राइसिस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसमें, अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि युद्ध कभी भी किसी कंट्री को विकसित नहीं करता, बल्कि उस कंट्रीज को जो भी इस युद्ध में जूझ रहे होते हैं, यानी कि जो इस युद्ध में चल रहे होते हैं, जिनके बीच आपसी जो भी मनमुटाव तनाव चल रहे होते हैं, वो पूरे के पूरी कंट्रीज ही तबाह हो जाती है। खाड़ी देशों की सुरक्षा और दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तेल के भंडार सिर्फ इन गल्फ कंट्रीज या फिर अगर हम बात करें अरेबिक देशों में ही देखने को मिलते हैं, वहां पर पाए जाते हैं तेल के भंडार। और अगर ऐसा होता है वहां पर काफी लंबा समय युद्ध चलता है, तो पूरे विश्व में तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। अब देखिए, पाकिस्तान इस चीज से क्या संदेश दे रहा है, अगर मतलब वो पाकिस्तान सऊदी की हेल्प कर रहा है तो इससे क्या मैसेज क्या मिल रहा है? शाहबाज शरीफ सरकार का यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है, पाकिस्तान खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा में अपनी एक्टिव भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है वॉर में शामिल होने के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य की जो तैनाती की जा रही है, यानी कि अगर हम इस न्यूज रिपोर्ट की बात करें तो ये पंजाब केसरी से न्यूज हमने ली है, यानी कि उसी चीज को ध्यान में रखकर इसको हम कवर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो किस तरह से सऊदी की हेल्प करने के लिए उसके सामने आ रहा है। यानी कि एक तरह से सऊदी की एक ढाल बनकर खड़ा है पाकिस्तान, इससे हम ये मान सकते हैं। इसके साथ ही ईरान और इजराइल तनाव के बीच वायु रक्षा कैसी है? पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने जितने भी उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को भेजना शुरू किया, तो इसका मुख्य कारण हमें पता ही है कि इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। अब इसका टारगेट क्या है, यानी कि इसको भेजने का एक मोटिव गोल क्या है? सऊदी अरब की जितनी भी हवाई सीमाएं हैं
उनको पूरी तरह से सुरक्षित करना, क्योंकि अगर ईरान लगातार सऊदी अरब पर अटैक करना शुरू करता है, अब देखिए ईरान का डायरेक्टली सऊदी के साथ कोई भी एक तरह से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सऊदी है वो यूएसए को सपोर्ट करता है। तो ईरान ने ये चीज साफ साफ कही हुई है कि जो भी अरब देश यानी कि जो भी इस्लामिक कंट्री यूएसए या फिर इजराइल को सपोर्ट करेगी तो वो ईरान की दुश्मन होगी। बस इसी तनाव के कारण, इसी वजह से ईरान जो है सऊदी अरब में भी डायरेक्टली उन्होंने कहीं भी अटैक नहीं किया। वहां पर जो यूएस के जितनी भी एम्बेसी है या फिर यूएस के जो मिलिट्री बेस है वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा तेल प्रतिष्ठान यानी कि जितने भी ऑयल इंस्टॉलेशन है उन सभी को हमलों से बचाना इसका मेन मोटिव है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक इस तरह डोम की तरह काम करेगा। जितनी भी ईरान की तरफ से मिसाइल्स आएंगी उन सभी को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे प्रमुख तेल निर्यातक कंट्री है। युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा उसके तेल के कुएं और रिफाइनरी पर होता है। ये रक्षा प्रणालियां इन ठिकानों को दुश्मन के ड्रोन हमले मिसाइलों से बचाने के लिए तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा इनका अगर हम समझौता देखें तो काफी पुराना है और शाहबाज शरीफ ने इस ऐतिहासिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत किया है अपना ये कदम उठाकर। इसके अलावा पूरे विश्व पर तो हमें आज भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ सैन्य सहयोग के बदले आर्थिक मदद की उम्मीद की जा रही। पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य पूर्व के इस संकट पे पूरी तरह से वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इस कदम से पाकिस्तान को सऊदी अरब से काफी इकोनॉमिक हेल्प मिल सकती है, यानी कि उसको जो फंडिंग वगैरह चाहिए पाकिस्तान को सऊदी के द्वारा दी जा सकती है और ऐसी उम्मीद बढ़ती जा रही है। यह वित्तीय सहायता पाकिस्तान को संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए उसको फंडिंग की, उसको एक तरह से पेड यानी कि पैसे की, या फिर अगर हम करेंसी की बात करें या फिर हम अगर उसको आर्थिक मदद की बात करें तो वो जरूरी है पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से पाकिस्तान एक तो इस उम्मीद के साथ जो है सऊदी अरब का साथ दे रहा है। इसके अलावा अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि एक तीर से दो निशाने लगा रहा है पाकिस्तान। यानी कि एक तो ये जो सैन्य तैनाती केवल सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल भी है। कल को पाकिस्तान ये भी कह सकता है सऊदी को कि भाई हमने युद्ध में आपकी हेल्प की थी तो अब आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। इस तरह से ये जो पाकिस्तान है वो भी किसी का सगा नहीं है, वो भी अपनी ही एक तरह से फायदे के लिए सऊदी का साथ दे रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में तेल और सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए पाकिस्तान और सऊदी रक्षा सहयोग के स्तंभ कैसे हैं और इनकी जो दोस्ती है किस तरह से मतलब साझेदारी काफी ज्यादा मजबूत है। इसकी हम थोड़ी इतिहास में जाकर देखते हैं। 1982 का एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? सैन्य सहयोग की असली नींव इसको माना जाता है। 15 से 20 हजार पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए थे। उद्देश्य क्या था? आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करना। उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य सहयोग किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा सऊदी को। इसके साथ ही प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, सेना को ट्रेनिंग दी जा रही थी। थल, वायु और नौसेना को नियमित प्रशिक्षण दिया गया। अकादमिक सहयोग भी मिला। सऊदी कैडेट्स की पीएमए काकुल में ट्रेनिंग की गई थी। हथियार का रखरखाव, सैन्य उपकरण में मेंटेनेंस में तकनीकी मदद की गई थी दोनों कंट्रीज के द्वारा। इसके अलावा ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग ये क्या कहता है और सुरक्षा गारंटी देता है। 1990 का ये खाड़ी युद्ध जब हुआ था, सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सैनिकों की तैनाती की गई थी। पवित्र स्थलों की रक्षा करना इसका मेन मकसद था। मक्का मदीना की सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यह समझौता केवल कागजी नहीं था बल्कि भावनात्मक धार्मिक आधार पर भी काफी मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही संस्थागत नेतृत्व की बात करें तो IMCTC यानी कि इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, इसमें क्या था? सऊदी अरब के नेतृत्व में 41 देशों का एक गठबंधन किया गया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पहले कमांडर इन चीफ बने थे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ। इसके अलावा सऊदी अरब के अटूट भरोसे को दर्शाता है कि किस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान पर भरोसा करता है। इसके साथ ही सामरिक लेन देन की बात करें तो ये एक सुरक्षा के बदले आर्थिक मदद वाला मॉडल है। पाकिस्तान का योगदान क्या रहा है कि पेशेवर सैनिक, एयर डिफेंस और तकनीकी सुरक्षा देना। सऊदी अरब ने क्या योगदान दिया पाकिस्तान को? मुश्किल वक्त में कर्ज, सस्ता तेल और भारी निवेश करना ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी
अप हो सके। इसके अलावा आधुनिक खतरे की बात करें 2026 की स्थिति क्या कहती है। 2021-22 के बाद रक्षा सहयोग में काफी वृद्धि की गई दोनों कंट्रीज के द्वारा। वर्तमान खतरा क्या है? ईरान इजराइल युद्ध का प्रभाव देखने को मिलेगा। सऊदी अरब की नई मांग क्या की जा रही है? इंटरसेप्टर्स और एंटी ड्रोन की तकनीक यूज की जाएगी। कारण क्या है? पहाड़ी रेगिस्तान इलाकों में एयर डिफेंस का पाकिस्तान का अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते, ये है पाकिस्तान और सऊदी। पाकिस्तान की तरफ से सऊदी को हेल्प भेजी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 मुख्य दृष्टिकोण क्या कहते हैं इस पूरे आर्टिकल पर। तो भारत पर असर क्या पड़ेगा? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी माना जा रहा है। ईरान के साथ तनाव बढ़ सकते हैं। तटस्थता बनाम मजबूरी क्या कहती है? पहला, भारत के लिए पेचीदा स्थिति इस समय क्या है? सऊदी और भारत के आर्थिक सुरक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान सऊदी सैन्य नजदीकी भारतीय हितों को ना छुए। यानी कि देखिए, अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ अपने और ज्यादा गहरे यानी कि मजबूत संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं सऊदी और भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता और पाकिस्तान भी भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो दोनों देशों के द्वारा लगातार यही कोशिश की जाती है कि एक दूसरे देश के जितने भी मित्र हैं या फिर जितने भी मित्र कंट्रीज हैं उनके साथ जो है अपनी सहयोग को बढ़ाया जाए और दूसरे देश के प्रति कुछ कूटनीति चाल चली जाए। इसके अलावा पाकिस्तान खुद को सऊदी का एकमात्र असली सैन्य रक्षक दिखाना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही सऊदी की हेल्प कर सकता है। ये उसका एक एजेंडा है। भारत की कूटनीति कश्मीर जैसे मुद्दों को सऊदी समर्थन से दूर रखती है। यानी कि भारत क्या करता है, अपने जितने भी आंतरिक मामले हैं, भारत की कंट्री के अंदरूनी मामले जितने भी हैं, उन सभी से अपने सभी विदेश नीति को यानी कि जितने भी हमारे बाकी कंट्रीज दोस्त हैं या फिर बाकी कंट्रीज के साथ जो संबंध है उन सभी को अलग यानी कि दूर रखा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक पैकेज हासिल करना, ताकि भारत से वो मुकाबला कर सके। क्योंकि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वहां पर अगर वो चाहे यानी कि अगर यूएसए चाइना उसका साथ ना दे तो पाकिस्तान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा ईरान के साथ तनाव का क्या खतरा बना हुआ है? ईरान सऊदी पुरानी प्रतिद्वंद्विता यानी कि ईरान और सऊदी की एक तरह से पुराना इनका एक तरह से रिवेंज लेने की कोशिश रहती है। पाकिस्तान का कदम क्या है? ईरान को अपने खिलाफ एक घेराबंदी लगाना। सिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की भी आशंका नजर आती है। इसके साथ ही ईरान इजराइल युद्ध 2026 के कारण ईरान को अप्रत्यक्ष विरोध का भी शक है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली ओपोज कर रहा है पाकिस्तान ईरान को। पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी निवास करती है। ईरान के खिलाफ सैन्य गठबंधन पाकिस्तान के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक चुनौती है। यानी कि अगर ईरान के खिलाफ सभी इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाती हैं, यानी कि ईरान के अगेंस्ट वो खड़ी होती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से सांप्रदायिक चुनौती है जो कि सबसे बड़ी रहने वाली है। इसके अलावा तटस्थता बनाम मजबूरी की बात करें तो पाकिस्तान का ऐतिहासिक दावा क्या कहता है कि सेना केवल सऊदी की रक्षा के लिए नहीं, हमले के लिए नहीं है। यानी कि वो कहता है कि सिर्फ रक्षा की जाएगी, इसमें कहीं भी ईरान पर या किसी और कंट्री पर अटैक नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार माना जाता है जब से उनके बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। इसके अलावा डूबती अर्थव्यवस्था के लिए सऊदी का कर्ज और तेल काफी जरूरी है पाकिस्तान को। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की मजबूरी भी देखी जा सकती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने एक तरह से मजबूरी में आकर उसको सऊदी का साथ देना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को सऊदी की मांगे माननी पड़ती हैं। सऊदी को सुरक्षा देने, ईरान को भरोसा दिलाने का दोहरा प्रयास किया जा रहा है। मौजूदा युद्ध के हालात में संतुलन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी कि अब पाकिस्तान अगर सऊदी के साथ यानी कि उसकी रक्षा के लिए खड़ा है तो इट मीन्स कि वो ईरान के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान अब से वो सऊदी के ठिकानों पर भी हमले किए जा रहा है। भू राजनीतिक परिणाम क्या कहते हैं इसमें? पाकिस्तान अब सऊदी अरब के और ज्यादा करीब है, लेकिन ईरान से रिश्ते उसके ठंडे पड़ गए, यानी कि ईरान के साथ उसके रिश्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। भारत इस स्थिति पर कड़ी नजर रखता है ताकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिक पकड़ कमजोर ना हो पाए। इसके अलावा क्षेत्रीय तनाव क्या हो सकता है? पड़ोसी देशों के हित और रणनीतिक रुख क्या है इस पर? भारत का दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले तो भारत एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहा है।
आधिकारिक रुख क्या है भारत का? द्विपक्षीय समझौतों पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं जब तक सुरक्षा प्रभावित ना हो। इसे पुराना रक्षा सहयोग माना जाता है। यानी कि भारत ये चाहता है कि जब तक हमारे जितने भी यानी कि सुरक्षा है, जब तक उसको कोई ठेस नहीं पहुंचती, तब तक हम द्विपक्षीय समझौतों को लेकर कोई भी बात नहीं करेंगे किसी कंट्री के साथ, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। इसके अलावा रणनीतिक संतुलन क्या है भारत का? सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाकर रखना चाहते भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कूटनीतिक जीत क्या है भारत के लिए? ये दिखाती है कि सैन्य मदद के बदले सऊदी अरब कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ ना बोले। एक तरह से डिप्लोमेसी बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान है वो सऊदी से कुछ आर्थिक मदद लेगा, सैन्य हेल्प करेगा उसको। इसी वजह से अब सऊदी कहीं ना कहीं इंडिया को या फिर पूरे विश्व के सत्र पर कश्मीर जैसे मुद्दों को ना उठाए, क्योंकि भारत इसको अपना एक आंतरिक मामला समझता है। इसके अलावा भारत की प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले तो ऊर्जा की सुरक्षा करना, खाड़ी क्षेत्र में शांति करने के लिए भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी तेल गैस की जरूरतों को एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से ही पूरा करता है। यानी कि लगभग भारत जो है 85% तक हम जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें 20% तक का जो हमारा ऑयल है वो इन्हीं गल्फ कंट्री से ही आता है, जहां पर आज युद्ध चल रहा है। युद्ध या फिर अस्थिरता पैदा करने वाली किसी भी सैन्य कदम का सख्त विरोध किया जाएगा भारत के द्वारा। अब इसमें ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान खुद को असहज और सतर्क महसूस कर रहा है। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे डाली है, अपनी धरती सेना का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना होने दे। ईरान ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा। इसके अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तान एयर डिफेंस की तैनाती को ईरान अपनी घेराबंदी मानता है। यानी कि ईरान को ये लगता है कि अब सभी कंट्रीज उसको घेरने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही यह डर ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण और ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान का राजनीतिक संदेश और सीमा तनाव क्या है? एकता बनाम गुटबाजी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों को सैन्य गुटबाजी की बजाय एकता दिखानी चाहिए। पाकिस्तान का कदम एक तरफा झुकाव है। इसके साथ ही ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर झड़पें भी बढ़ी हैं, जो कि बलूचिस्तान में देखा गया था। अविश्वास की खाई गहरी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान का अब सऊदी की तरफ झुकाव है और ईरान को इस चीज के लिए उकसा रहा है कि वो लगातार युद्ध को जारी रखे, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सफाई क्या? यानी कि केवल रक्षात्मक नहीं, पाकिस्तान अपनी क्या सफाई देता है? यानी कि पाकिस्तान क्या कहता है कि सिर्फ हम रक्षा करने के लिए ही उसकी हेल्प कर रहा है, कहीं भी किसी पर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा सेना किसी तीसरे देश यानी कि ईरान पर हमला करने के लिए मौजूद नहीं है, केवल सऊदी अरब की प्रादेशिक अखंडता और पवित्र स्थलों की रक्षा करना। अगर मान लीजिए कल को सऊदी अरब पाकिस्तान को ये कहता है कि उसको ईरान के खिलाफ युद्ध करना है या फिर ईरान के खिलाफ उसके हथियार यूज करने हैं, तो पाकिस्तान तो अपनी मजबूरी दिखाएगा कि उसको आर्थिक मदद की जरूरत है। इसी वजह से पाकिस्तान को उसकी बात माननी पड़ सकती है। अब जो पाकिस्तान है वो बीच में फंस चुका है कि वो किस तरफ जाए, यानी कि उसको किस तरफ से ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें मीडिएटर का रोल निभा सकता है पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान खुद को ईरान सऊदी अरब के बीच एक मीडिएटर के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। मौजूदा युद्ध तनाव की स्थिति में पाकिस्तान के लिए यह निष्पक्ष भूमिका निभाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? विपरीत दृष्टिकोण और संतुलन क्या है? दृष्टिकोण इन दोनों का ही विपरीत है। भारत किस तरह से देखता है इस स्थिति को? शांतिपूर्ण आर्थिक हितों के रूप में देखता है। ईरान क्या कहता है इस बारे में? इसे सीधे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है। पाकिस्तान की चुनौती क्या? सऊदी अरब से आर्थिक मदद और ईरान के साथ लंबी सीमा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की जो जद्दोजहद वो चल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें पूरे विश्व में तेल आपूर्ति संकट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भारत का भी ऑयल इंपोर्ट लगभग बंद हो चुका है, जो कि गल्फ कंट्री से आता था। अब भारत अपना कोई और विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या है, पाकिस्तान की सैन्य तैनाती जो की गई है उससे ईरान और ज्यादा जो है मतलब ईरान जो है और ज्यादा आग बबूला हो सकता है इस चीज को लेकर। अब देखिए इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। पहला तो जो प्रभाव है, बाजार में युद्ध का प्रीमियम देखने को मिलेगा। पूरे विश्व का बाजार हमेशा ही इनस्टेबिलिटी में बना रहता है, यानी कि अनिश्चितता से डरता है और सैन्य तैनाती इसे और ज्यादा बढ़ाती है।
इस खबर के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3 से 5% तक का उछाल देखा गया है। यह उछाल शुद्ध रूप से भू राजनीतिक अस्थिरता का युद्ध प्रीमियम है। इसके साथ ही सप्लाई चेन टूटने का भी डर है। सऊदी के जितने भी पूर्वी प्रांत हैं वो दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र है। अगर ईरान या फिर जितने भी ईरान को समर्थित गुट है वो सभी ड्रोन हमला करते हैं तो दुनिया की 5 से 10% तेल आपूर्ति रुक सकती है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर डिफेंस को 2019 जैसी स्थिति को रोकने के लिए तैनात किया गया है, जो कि अरामको पर हमला हुआ था। इसके अलावा भारत और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल जो आयात करता है। महंगा तेल सीधे तौर पर पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई की कीमतों को बढ़ाएगा। तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया कमजोर हो जाता है। हालांकि हमारा रुपया आज भी काफी कमजोर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो आज जो दुनिया वो एक तरह से युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। यह सैन्य तैनाती क्या संकेत देती है कि मिडिल ईस्ट अब एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ चुका है। जब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं होती तब तक वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी और वहां पर बाकी कंट्रीज पर भी प्रभाव देखे जाएंगे। अब देखिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति क्या है। मध्य पूर्व के तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के पास 5 रणनीतिक कदम है। यानी कि अगर भारत 5 स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाता है तो फिर कहीं ना कहीं भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहती है। मध्य पूर्व का तनाव जो है अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इसकी समस्या क्या है कि मध्य पूर्व में जो ये लड़ाइयां बढ़ रही हैं, युद्ध चल रहा है, उससे कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल है। खतरा क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। जरूरत क्या है कि तत्काल बचाव करना चाहिए और दीर्घकालिक समाधान को ढूंढना होगा। अब देखिए भारत के पास जो भूमिगत भंडार है उसमें 9.5 दिन का आपातकालीन बैकअप दिया जा सकता है। इसमें जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं भारत के पास आपात स्थिति में जमीन के अंदर विशाल गुफाओं में तेल जमा हुआ है, जैसे कि विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में। तो बचाव क्षमता कितनी है भारत की? युद्ध से सप्लाई रुकने पर 9.5 दिनों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सरकार बाजार में इसे रिलीज कर सकती है, इस ऑयल को। इसके साथ ही भारत ने अपनी तेल आपूर्ति का वैश्विक स्तर पर भी डाइवर्सिफाई किया है। किस तरह से? खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। केवल सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान से पर जो निर्भरता थी वो कम कर दी है। रूस से हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नए विकल्प जिसमें अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देश है, उन सभी से भी हम अपना ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एथेनॉल और ईवी जो है वो लंबी अवधि के लिए तेल निर्भरता को कम करेंगे। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ये ऑयल को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये बैटरी पर चलने वाले होते हैं। और इसके कारण एक यहाँ पर थोड़ी चुनौती देखने को मिलती है कि अब जो ईवी का यानी कि इसका रुझान बढ़ जाएगा तो ये सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स की जरूरत होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट, वो सबसे ज्यादा चीन में पाए जाते हैं। और ऐसे समय में ये देखा जा रहा है, ये संभावना लगाई जा रही है, यानी कि ऐसे कुछ एक तरह से प्रिडिक्शंस की जा रही है कि अब ऐसे समय पर जो चाइना है वो एक तरह से विश्व लीडर बन सकता है या फिर पूरे विश्व का एक नेता बनने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में काम करता है एथेनॉल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर विदेशी तेल की जरूरत को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के लिए पेट्रोल डीजल की मांग कम करने के लिए फेम योजना के जरिए इसको बढ़ावा देना। तो फेम योजना जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा कूटनीतिक और नौ सैनिक आपूर्ति लाइनों को खुला रखते हैं। यानी कि पीएम और विदेश मंत्री का सऊदी अरब, यूएई, ईरान के नेतृत्व से निरंतर संपर्क बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयम और बातचीत की वकालत चल रही है। भारतीय नौसेना के द्वारा ओमान की खाड़ी, लाल सागर में गश्त बढ़ाई जा रही है। तेल टैंकरों को सुरक्षित भारत तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा बफर नागरिकों को महंगाई से बचाते हैं। जितने भी वित्तीय बफर होते हैं, सरकार तेल कंपनियों को घाटा सहने या फिर कीमतों को स्थिर रखने का भी निर्देश दे सकती है। अगर ये कंपनियां जो है मतलब सरकार की बात को फॉलो करे तो ऐसा हो भी सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम करना या फिर महंगाई का बोझ एकदम से ना बढ़े। इसके अलावा ये कदम सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर भी असर डाल सकता है।
इसके अलावा रणनीति सावधानी क्या है भारत के लिए? मजबूती विकल्पों पर टिकी हुई है। एक तरफ सैन्य कूटनीति सत्र पर कड़ी नजर रखी जा रही, दूसरी तरफ रूसी तेल और घरेलू ऊर्जा विकल्पों से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही। यानी कि भारत के पास अभी दो पिलर्स हैं, कॉशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। कॉशंस क्या है? हम लगातार युद्ध की स्थिति को एक तरह से मॉनिटर करते रहे। दूसरा, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी होने चाहिए। अब देखिए भारत की रणनीतिक तेल की जो ढाल है वो किस तरह से अभी हमने देखा कि जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानी गुफाओं का एक नेटवर्क है। युद्ध या फिर वैश्विक संकट के लिए ये एक इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला चरण इसमें क्या, वर्तमान क्षमता क्या है? विशाखापट्टनम की 1.3 MMT है, मैंगलोर में 1.5, पादुर में 2.5। टोटल क्षमता अगर हम देखें तो 5.3। कवरेज जो है वो 9 से 10 दिनों तक की तेल की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा चरण क्या है? हमारी क्षमता का विस्तार करना, जिसमें चंडीखोल ओडिशा में है, पादुर कर्नाटक में। और नया टारगेट क्या है कि इन सभी जितने भी ये एरियाज है इनको विस्तारित करके 11.8 MMT किया जाए। यानी कि हमारी जो कवरेज है इसे 22 दिनों का बैकअप रखा जाएगा। ये विस्तार होने के बाद की बात है। इसके अलावा कुल सुरक्षा कितनी है? रिफाइनरी स्टॉक या फिर SPR, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ये हमारी कुल सुरक्षा कैसे करेगी? रिफाइनरी स्टॉक कौन कौन से हैं, जिसमें हमारी जो अलग अलग कंपनीज हैं BPCL, HPCL, ये 64 दिनों का सुरक्षित कच्चा तेल और उत्पाद ये हमारे पास रखती है। इसके अलावा कुल आजादी के बिना बाहरी आयात के भारत जो है 74 से 75 डेज तक चल सकता है। यानी कि युद्ध की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो है ऑब्जर्व किया गया, पूरा इसकी जांच पड़ताल की गई। तो उसके बाद ये देखा गया कि करीब 75 डेज तक जो है भारत बिना किसी बाहरी मदद से खुद के स्टॉक्स, खुद के रिजर्व से चल सकता है। इसके अलावा संकट प्रबंधन ये किस तरह से काम करता है भारत के लिए? तो ISPRL यानी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा इसका प्रबंधन, इसको जो है मैनेज किया जाता है। संकट क्या है? अगर मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण हॉर्मुज बंद हो जाता है तो समाधान क्या है? ये बाजार में तेल को लेकर आएगा ताकि कमी न रहे और कीमतें बिल्कुल वैसे ही बनी रहे। तो ये आपने एक इस एजेंसी का नाम याद रखना है, ISPRL। इसके साथ ही स्मार्ट अर्थशास्त्र क्या है भारत के लिए? व्यवसायिक उपयोग कैसे रहेगा? खाली गुफाओं को सऊदी अरामको और ADNOC को किराए पर दे दिया जाता है। दोहरा फायदा कैसे होता है? भारत को किराया मिलता है। आपात स्थिति में इस तेल पर भारत का पहला अधिकार रहता है। यानी कि एक तरह से कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं भारत के पास जिनको जो है किराए पर देकर उनका फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? एक सुरक्षित भविष्य, यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच अभी सैन्य हलचल चली हुई है, जैसे कि भू राजनीतिक चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन भारत के SPR नेटवर्क ने एक अटूट सुरक्षा कवच भी तैयार किया है जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित है। यानी कि एक तरह से हम अभी मान सकते हैं कि कुछ करीब 2 से 2.5 महीने के लिए भारत के पास जो ऊर्जा सुरक्षा है उसका एक अच्छे विकल्प की तरह से, मतलब विकल्प है, भारत के पास काफी ऑल्टरनेटिव्स माने जाते हैं। हालांकि अनलिमिटेड तो नहीं है, लेकिन इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं कि भारत 2 से 2.5 महीने तक जो है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के खुद से सरवाइव कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान की ये जो एंट्री हुई है मिडल ईस्ट में ये युद्ध को और बड़ा बना सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके।